नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। साहित्य यानी सहित, सबके हित में, और ये हमारे देश के हित में है कि देश के किशोर और बच्चे जो राष्ट्र निर्माण में आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से ही संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों से अवगत कराया जाए। इससे न केवल वो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेंगे, बल्कि समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को भी बढ़ावा देंगे। संविधान में निहित मौलिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए बेहद प्रासंगिक है, जिससे वो समझ सकेंगे कि ये अधिकार केवल प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। एक बेहद जरूरी बात ये भी है कि संविधान की जटिलता को बच्चों के लिए सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है, और साहित्य इस दिशा में एक प्रभावशाली माध्यम साबित हो सकता है, बल्कि होता रहा है। कहानियों, कविताओं, चित्र, पुस्तकों और नाटकों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को बच्चों तक पहुंचाया जाता रहा है। जब बच्चे कहानियों के पात्रों के साथ जुड़ते हैं तो वो संवैधानिक सिद्धांतों को सहज रूप से आत्मसात करते हैं। इससे वो संविधान को एक सजीव दस्तावेज के रूप में देखना शुरू करते हैं, जो उनके जीवन और समाज को दिशा देता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। हमारे देश में संविधान साक्षरता बढ़ाने की दिशा में बहुत लोगों ने कार्य किया है। ये हैं पद्मश्री से सम्मानित शिक्षाविद रमेश पतंगे, जिन्होंने स से संविधान नामक पुस्तक लिखी है। कोई भी किताब मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, लेकिन ये संविधान की बच्चों की किताब है, ये मुझे 3 बार लिखनी पड़ी। उस पुस्तक में मैंने क्या किया, 40 पन्नों की पुस्तक है, उसमें 20 पन्नों का केवल मैटर है और 20 पन्ने सारे चित्र है। तो बच्चों को देख देना है तो चित्र में देना चाहिए। बड़े बड़े चित्र उसमें बनाए हैं और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां दी है, जिससे वो समझ में आएगा। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान। भारत में युवाओं और बच्चों के लिए संविधान शिक्षा पर साहित्य लेखन युवाओं और बच्चों में तार्किक सोच, सामाजिक चेतना और सामुदायिक जिम्मेदारी विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। आप हैं पूर्व सांसद, विधिवेत्ता और लेखक नरेंद्र जाधव। देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में आशिया में और अन्य जगह पर बहुत सारे देशों को स्वातंत्र्य मिल गया, उन्होंने हासिल किया। किसी भी देश में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का इतनी अच्छी नींव बनाई नहीं गई है जितनी कि हमारे देश में हुई। मैं इस निष्कर्ष पर आ चुका हूं कि संविधान ये केवल विधायकों के लिए नहीं है, जूरिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये केवल जो विधि का अभ्यास करते हैं उनके लिए नहीं है, ये सबको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए उसकी शिक्षा की शुरुआत ये स्कूल से ही होनी चाहिए। 10वीं कक्षा में सारे बोर्ड्स को लीजिए, संविधान सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसमें स्कूल्स के सिवा जगह जगह पर जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र है, आकाशवाणी है, उसका बहुत महत्व ये रखता है। और मुझे लगता है कि इसको कैंपेन की तरह, एक मुहिम की तरह हमें स्वीकार करना होगा। भारत का संविधान न केवल देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि ये उन आदर्शों और मूल्यों का दस्तावेज भी है जिन पर राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। बच्चों और युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक बनाना, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने और उन्हें बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। अभी अभी जिक्र हुआ राष्ट्र के निर्माण का, और हम ये बेहतर जानते हैं कि आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। कई विदेशी ताकतों ने हमारा सब्र आजमाया है और धीरे धीरे ही सही हमारे पुरखों ने अपनी संघर्षशीलता के बल पर हमारी आजादी हासिल की है।
देश का एक अभिन्न अंग दादरा नगर हवेली 1785 में पुर्तगालियों के कब्जे में था और वो तब तक पुर्तगालियों के शासन में रहे जब तक कि एक सशस्त्र क्रांति ने उन्हें आजाद नहीं करा दिया और 2 अगस्त 1954 को सिलवासा में तिरंगा फहराया गया। हमारी अगली प्रस्तुति हमारे ऐसे ही पुरखों की हिम्मत की गवाही है जिन्होंने अत्याचार का विरोध किया और इस प्रक्रिया में एक इतिहास बनाया जिसे प्रामाणिकता के साथ दर्ज करके हमारे साथ बांटा है हमारे समय के एक बेहद सशक्त और मशहूर लेखक नीलेश कुलकर्णी ने अपनी अंग्रेजी में छपी किताब अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली में। तो आइए सुनते हैं 5 राइफलें, 3 पिस्तौल और 1 आजादी, नीलेश कुलकर्णी के स्वरों में इस अद्भुत साहस की कथा। सबसे पहले किताब के शीर्षक और इस क्रांति के हमारे देश की एकमात्र सफल सशस्त्र क्रांति होने के मायने। मकसद यही था कि शीर्षक देखकर ही लोगों को पता चल जाए कि पुस्तक का रूप क्या होगा। अपराइजिंग मतलब रिबेलियन आप कर रहे हैं किसी बहुत शक्तिशाली ग्रुप के अगेंस्ट। जो अपराइजिंग हुई है ये एक बहुत थोड़े से लोगों ने बहुत सारे लोगों से लड़कर दादरा नगर हवेली को आज़ाद करवाया था, लिबरेट करवाया था। तो इसमें जो लिबरेट करवाने वाले थे वो मुश्किल से 20 या 22 थे और दूसरी तरफ दादरा नगर हवेली में पोर्चुगीज सरकार के 350 से ऊपर सैनिक थे। तो इट इज़ एन अपराइजिंग मीन्स छोटे से शुरू हुआ, धीरे धीरे उसने एक्सप्लोड किया वो, और थोड़े से लोग इतने सारे लोगों के साथ लड़ते लड़ते उनको हटा सके वहाँ से सशस्त्र क्रांति के द्वारा। मतलब अगर आप देखें तो ये किताब उस कहानी के बारे में है जो भारत के स्वाधीनता के इतिहास की एकमेव यशस्वी सशस्त्र क्रांति है। बाकी आर्म्स तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उठाए, चिटागोंग अपराइजिंग के लोगों ने उठाए, मास्टरदा वगैरह ने उठाए, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी उन लोगों ने आर्म्स उठाए। इसके साथ साथ एक सेलर्स म्यूटिनी हुई थी 1946 में मुंबई में, जिन्होंने मुंबई को टेक ओवर कर लिया था कुछ दिनों के लिए, उन्होंने भी आर्म्स उठाए। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि हालांकि ये उनसे स्केल में बहुत छोटी थी, उनका बलिदान भी उतना ही उच्च है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। पर परिस्थितियां ऐसी होती गई कि वो लोग गदर मूवमेंट वाले भी या ये सब लोग अपने जिस मकसद को लेके चले थे उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। जबकि ये थोड़े से लोग जो पुर्तगालियों से एक इलाके को आज़ाद कराने के मकसद से शुरू हुए थे वो अपने मकसद में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। और अब सुनते हैं इस क्रांति की पूरी कथा का सारांश। देखिए, दादरा नगर हवेली 72 गांवों का एक प्रदेश है। जब अंग्रेज गए भारत से 15 अगस्त 1947 को तो फ्रेंच नहीं गए थे जी। फ्रेंच गए 1948-49 के बीच में और बाद में 52 तक उन्होंने पूरा सरेंडर किया। लेकिन पुर्तगाली जो थे ये जाने से इन्होंने मना कर दिया था। ये गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली इन इलाकों में थे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समझौते हुए थे, जैसे नाटो का हिस्सा थे ये लोग, तो इसलिए भारत सरकार अपनी फौज इसमें नहीं भेज सकती थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था, पोर्चुगीज द्वारा ऑक्युपाइड जितने इलाके हैं उनमें रहने वालों की जिम्मेदारी है उस इलाके को आज़ाद कराना, कोई भारतीय उसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इससे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सरकार भी नहीं करेगी तो ये तो ऐसा ही रहेगा इलाका। तो कुछ लड़के थे पूना में, उनकी उम्र 18 से मुश्किल से 23, 24, 25 साल के बीच में रही होगी। ये सब बड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और इन्होंने बैठ के सोचा कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो पूरी कहानी इस बात की है, ये 10, 11, 12 लड़के कैसे गोवा से आए हुए आजाद गोमांतक दल के 10-12 लड़कों से मिले, कैसे इन्होंने इस पूरे अपराइजिंग के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी की मदद से, और कैसे इन्होंने आर्म्स खरीदे, कैसे इन्होंने पूरा वहां का इंटेलिजेंस किया, पूरा सर्वेक्षण किया कि कहाँ कहाँ पुलिस चौकियां है, कितने लोग हैं, कहाँ से कम्युनिकेशन कार्ड डालने से सिलवासा अकेला पड़ जाएगा जो राजधानी है, ये सब किया। और उसके बाद टोटल मिला के 22-24 लोगों ने 350 फुली आर्म्ड पोर्चुगीज सैनिकों पर हमला किया और उनको किस तरह से इस इलाके से भगाया और इस इलाके को 1954 में आज़ाद किया। ये कहानी है। इस क्रांति को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, सी रामचंद्र, सुधीर फड़के जैसी हस्तियों का एक बड़ा सहयोग मिला। संदर्भ यह है कि जो वो पूना में लड़के थे, पहला सवाल तो ये हुआ ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा तो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो जाने आने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने अपने आसपास सब तरफ देखा, रिश्तेदारों से पूछा, समाज सेवियों से पूछा, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो उनमें से एक थे मिस्टर सुधीर फड़के।
उस समय भी म्यूजिक डायरेक्टर थे और बाद में बहुत मशहूरी उन्होंने पाई मराठी गीतों में और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार महाराष्ट्र के फिर वही हुए। लेकिन उस समय उनके करियर की शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने लता जी के साथ कुछ गाने रिकॉर्ड किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा तो चलो लता जी से बात करके, दीदी से जाके बात कर। तो ये लोग लता जी के पास गए और उनको उन्होंने अपनी पूरा प्लान बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। लता जी बिल्कुल एकदम न्यूट्रल फेस के साथ पूरे में बैठी रही। तो इनको लगा हो गया अपना, तो ये तो करने वाली नहीं, तो उठ के जाने लगे। तो उन्होंने उनको रोका और उनकी आंख में से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उनका जो गांव है मंगेशी, जहां मंगेश टेम्पल में जिससे इनका नाम मंगेशकर पड़ा है, उस पर पोर्चुगीजों ने कब्जा कर लिया था और आने जाने वाले सब जो श्रद्धालु थे उनके पूजा में वो लोग खलल डालते थे। तो लता जी ने कहा कि आप लोग पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने मेरे प्रभु मंगेश के मंदिर पर कब्जा कर रखा है, तो आपको मदद करना मेरे मंगेश की सेवा होगी। तो उन्होंने कहा मैं पैसा तो नहीं आपको डायरेक्टली दे सकती क्योंकि ये गैर कानूनी हो जाएगा, पर मैं पुणे में एक कॉन्सर्ट करती हूँ, उस कॉन्सर्ट में जो भी टिकट सेल्स होंगी वो सारी आप ले लीजिए और मैं कोई चार्ज नहीं करूंगी उसका, उससे आप अपना रेवोल्यूशन आगे ले जाइए। तो उन्होंने पुणे में कॉन्सर्ट किया जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। लता जी ने उनको कहा, एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा असाइड है विच इज़ दैट जब ये लोग समझाने के लिए गए तो जैसे ही उन्होंने बात बताई तो उन्होंने कहा लता जी ने मुझे बता दिया है, मैं तैयार हूँ। तो इन वॉलंटियर्स में से एक जना उठ के जाने लगा, तो रफ़ी जी ने उसको वापस बुलाया और बोला कहाँ जा रहे हो? तो वॉलंटियर ने कहा आपकी बॉम्बे पुणे की टिकट कराने के लिए। तो उन्होंने कहा देखिए देश जितना आपका है उतना मेरा भी है, तो अगर आप देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं तो मैं क्या एक टिकट नहीं खरीद सकता? और फिर ये कॉन्सर्ट हुआ और उस कॉन्सर्ट से जो पैसे हुए उसमें सी रामचंद्र जी ने भी अपना ऑर्केस्ट्रा लेकर आए थे, जो टिकट सेल्स थे उससे इनका पूरा ये फंड हुआ मूवमेंट। आजादी के सपने ने कैसे बेहद अलग विचारधाराओं को भी एकता की दृष्टि दी। इसमें 3 गट थे देखा जाए तो। एक तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित बच्चे थे पुणे के। आजाद गोमांतक दल एक तरह से कांग्रेस, गोवा कांग्रेस से टूट के बना था, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग। पुणे के बच्चे भी ये भी सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे और ये वो बच्चे थे जिन्होंने वहां पे कुछ ना कुछ जिसे वो लोग क्रिमिनल करार देते थे ऐसे एक्टिविटीज की थी सरकार के खिलाफ, और इनके खिलाफ वारंट थे कि इनको उठाकर पोर्चुगल भेज दिया जाएगा या अंगोला वगैरह किसी कॉलोनी में भेज दिया जाएगा। तो ये भाग के वहां से आए थे। इंडिया में उनकी आजाद गोमांतक दल का बेलगांव में हेडक्वार्टर था, वहां से वो ऑपरेट करते थे। तो वो लोग 2 इकट्ठे हुए आपस में, और कम्युनिस्टों को एक गोदावरी जी पारुडेकर हुआ करती थी जिन्होंने बहुत कार्य किया आदिवासियों के साथ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो ये जो एक बेल्ट है जो थाने से गढ़चिरौली वगैरह होता हुआ जो बेल्ट जाता है, जो अल्टीमेटली आके दादरा नगर हवेली में समाप्त होता है, उस बेल्ट में जो वर्ली कोंकणा वगैरह ट्राइबल्स थे उनमें उनका पहले से बहुत काम था, पर वो काम करती थी पोर्चुगीज टेरिटरी के बाहर ब्रिटिश टेरिटरी में। सामाजिक कार्य करते थे, उनको इकट्ठा करना, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहे थे उस अन्याय के खिलाफ लड़ना, जैसे उनको अगर कहीं गलत उनके डॉक्यूमेंट्स करके उनकी जमीनें ले ली हैं तो उनको वापस दिलवाना, या कोर्ट केस उनके बिहाफ पर लड़ना, उनको इकट्ठा करना, यूनाइट करना, इन कामों में काम करती थी। पर जब वो एक बार इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें मना कर दिया था कि वो थाने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगी, जैसे तड़ी पार होती है, लेकिन वो घुसी थी और पुलिस इनके पीछे थी, तो पुलिस से बचने के लिए वो पोर्चुगीज टेरिटरी में चली गई और वहां जाके उन्होंने देखा कि यहाँ के ट्राइबल्स की हालत तो उधर के ट्राइबल से बदतर है, तो उन्होंने उनको भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और बाद में इन बच्चों के साथ मिलकर भी उन्होंने पोर्चुगीजों को भगाने में बड़ी मदद की। और जो आखिरी स्टैंड पोर्चुगीजों ने, पहला स्टैंड तो लिया था सिलवासा में, सिलवासा उनकी राजधानी थी, और आखिरी स्टैंड लिया था एक जगह में जिसका नाम है खानवेल। तो खानवेल में जो स्टैंड लिया था ये तो 20-22 ही थे, तो इन्होंने 20-22 ने उनको सराउंड कर रखा था चारों तरफ से। वो पहाड़ी पे थी चौकी, तो ऊपर से गोली चला रहे थे और ये लोग नीचे से चला रहे थे जो लग नहीं रही थी। तो इन्होंने सोचा ऐसे तो चलेगा नहीं कभी, क्योंकि अपने पिस्तौल बंदूकें खत्म हो जाएंगे, एम्यूनिशन खत्म हो जाएगी, अपने पास इतनी है तो अब क्या करें, और तो कोई सोर्स है नहीं एम्यूनिशन लाने का। तो वो गांव-गांव गए और वहां के वर्ली लोगों को उन्होंने जागृत किया रात में कि एक चीफ थी जेत्रुबेन घूम करके, लेडी थी जो बहुत दबंग मानी जाती थी उस इलाके की, एक तरह से उनकी प्रमुख नेता वो थी। तो वो उनके साथ घोड़े पे बैठ के, इनके रिप्रेजेंटेटिव एक नाना काजरेकर, ये दोनों घोड़े पे पूरी रात गांव गए और गांव में जाके हर आदमी को कहा कि ये आखिरी मौका है, अगर इस बार हमने इनको नहीं उखाड़ कर फेंका तो दोबारा कभी नहीं फेंक पाएंगे, जिंदगी भर आप गुलाम रहेंगे। तो वो सब लोग फिर अपने गांव से निकल के आए, और चूंकि वो लोकल थे उन्होंने ये उनको बताया कि कौन से पेड़ पर खड़े होने से गोली अंदर जाएगी, कौन से चर्च के ऊपर खड़े होने से गोली अंदर जाएगी, कौन से साथ वाली पहाड़ी पे खड़े होने से गोली अंदर जाएगी, और पोजीशन उनको ऐसी दे दी जहां से इन्होंने ऊपर से गोलियां चलाई। इस समय पोर्चुगीज डिसएडवांटेज पे थे और उन्होंने 3 दिन बाद सरेंडर कर दिया। इस जिंदा कहानी को लिखने और कहने की प्रेरणा नीलेश को कैसे मिली, और क्या फर्क है इसमें और इतिहास की एक अकादमिक पाठ्य पुस्तक के बीच?
एक तो मैं बहुत इसके बारे में एक्साइटेड था कि मुझे प्रभु ने एक मौका दिया है ऐसी किसी चीज को दुनिया के सामने लाने का जो किसी ने अब तक नहीं लिखी। इसके अंदर मुझे शुष्क इतिहास नहीं लिखना था जिसे लोग ना पढ़े, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग में भी नहीं जा सकता था क्योंकि इसमें एक भी बात मनगढ़ंत नहीं आ सकती थी। और इतिहास कहेंगे तो ये भी इतिहास है, लेकिन ये इतिहास रीडेबल इतिहास है। ये इतिहास नहीं है कि जो पढ़ के आप सोचे कि सिर्फ मुझे फैक्ट्स पता चल गए। इसमें आप भावनात्मक रूप से भी किताब से जुड़ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे तो मेरा चैलेंज ये था कि मैं इसको इतिहास को इस तरह से कैसे पेश करूं जिससे जो पढ़ेगा उसको इसमें भावनात्मक रूप में भी एक जुड़ाव महसूस हो। They should feel connected to the matter of the book and they should feel connected to the scenery of what is going on. तो वो मैंने करने की कोशिश की। हमारे समय के बेहद सशक्त और मशहूर लेखक नीलेश कुलकर्णी को उनकी अंग्रेजी भाषा में छपी किताब अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली के विषय में अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। देश के पश्चिम में दादरा नगर हवेली से चलते हैं अब उत्तर की तरफ कश्मीर की घाटियों में। मकसद वही, कहानियों की तलाश, उन्हें कहने वालों की तलाश। और इसी तलाश का हासिल है ब्रिगेडियर सुशील तंवर, जो सेना के एक जाबाज अफसर तो हैं ही, मगर जिन्हें कश्मीर में बिताए उनके समय और खुद की संवेदनशीलता और प्रतिभा ने एक लेखक बना दिया। अपनी एक सार्थक और सफल पहली किताब मुखबिर के बारे में, जिसमें कश्मीर घाटी से उनके अनुभवों पर आधारित 17 कहानियां हैं, हमारे साथ कुछ बातें साझा की ब्रिगेडियर सुशील तंवर ने आकाशवाणी के स्टूडियो में। मुखबिर फिरदौस। देखो वहां उस तरफ वो सप्तपर्णी का पेड़ है। ये गजब का खुशबूदार होता है और रात में तो ये कुछ ज्यादा ही महकता है। मगर अफसोस कि उस वक्त तक तो ये बाग बंद हो जाता है। अंधेरा होते ही कश्मीर में कर्फ्यू जो लग जाता है ना। श्रीनगर के मशहूर निशात बाग में आज अच्छी खासी भीड़ थी और इस भीड़ से थोड़ा परे जाकर ताहिरा अपने साथ साथ चल रहे प्रशांत को किसी टूरिस्ट गाइड की तरह समझा रही थी। वैसे इस पेड़ को हम सरकारी पेड़ भी कहते हैं, ताहिरा ने हंसते हुए कहा तो प्रशांत उसे और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। कमाल की हंसी थी ताहिरा की, जैसे हजारों फूल एक साथ खिल उठे हों। मुझे मुखबिर शब्द सुनते ही एक फिल्म से दिखाई देने लगती है, एक प्लॉट दिखाई देने लगता है। ब्रिगेडियर साहब कई दशकों तक कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात रहे और वहां उन्होंने जीवन के जो रंग देखे, जो मानवीय जज्बात देखे, उसका एक निचोड़ इसमें उतर के आया है। ये जो किताब है इसमें 17 कहानियां हैं और 17 अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग इंसानी तजुर्बों और जज्बातों की कहानियां हैं। और इसमें से तकरीबन सारी कहानियां जम्मू कश्मीर और भारतीय सेना से जुड़ी हुई हैं। मैं इंटेलिजेंस के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा आमतौर पर लोगों के साथ काफ़ी एक इंटरेक्शन रहता है वेरियस रीजंस के कारण। तो ये जो कहानियां हैं उन इंटरेक्शंस को ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे साथियों के और मेरे दोस्तों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो अनुभव है उनको जाहिर करती है। तो ये जब कहानियों का क्रम शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि ये सब कहानियां इसी क्रम में लिखी गई, ये कहानियां अलग अलग क्रम में लिखी गई। मुजाहिद कहानी थी, वो कहानी एक लड़के के बारे में है। इश्क विश्क प्यार व्यार उस अफसर के बारे में है जिसे वहाँ की लड़की के साथ इश्क हो जाता है। सेना मेडल एक ऐसे अफसर के बारे में है जो कुछ करना चाहता है जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में। तो अलग अलग मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को ये दर्शाती हैं। लेकिन हाँ, इनकी ये जो सीक्वेंस है उसके पीछे कोई ऐसी खास सोच नहीं थी। बस हम ये चाहते थे कि जो पाठक हैं उनको अलग अलग तजुर्बों के साथ हम उनकी वाकफियत कराएं। तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि जैसे वो खुद इन तजुर्बों को जी रहे हैं। मैं बिल्कुल मुखपृष्ठ कवर पेज को देख रहा हूँ तो कश्मीरी फिरन पहने हुए एक साहब हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ उत्सुकता ये होती है ब्रिगेडियर की पूरा जो निचोड़ निकल के ये मुखबिर शब्द निकला, इसके पीछे क्या भावना थी आपकी? मुखबिर जो एक लफ्ज है खासकर जम्मू कश्मीर में, वो खबरियों के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको खबर देते हैं। तो जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना
ने इतने सालों के साथ में जो अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि ये जो मुखबिर रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके बारे में कोई जानता नहीं, इनको अवार्ड नहीं मिलते, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन यही लोग हैं और ये सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो इस मुहिम में सेना का साथ देते हैं। तो ये मेरी तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से एक तरीके से दिस इज़ डेडिकेटेड टू हर वो शख्स जिसने भारतीय सेना का साथ दिया है। मुखबिर लफ्ज़ को आम तौर पे थोड़ा नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो मुखबिर कश्मीरी में बोलते हैं, और ये जो आपने कवर की चर्चा की, एक कश्मीरी को दर्शाता है। इसमें फिरन है, इसमें कांगड़ी है जिसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बर्फ़ है। लोग जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं वो अक्सर उनको बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ अपनी इमेजिनेशन में नज़र आते हैं। और ये फ़ोटो खींची हुई है बारामूला के पास एक पट्टन छोटा सा कस्बा है वहाँ पे। तो ये कवर और ये टाइटल मेरे ख्याल से पूरे जम्मू कश्मीर को एक तरीके से दर्शाता है। अपने श्रोताओं के लिए हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ब्रिगेडियर कि अमूमन ये माना जाता है कि एक बेहतर लेखक बनने से पहले आपको एक बेहतर पाठक होना पड़ता है। जिस तरह की आपकी सर्विस रही है, जिस तरह की आपके असाइनमेंट्स रहे हैं, उसमें आपने अपने लिए लिखने का वक्त तो निकाला ही, जाहिर है किताब हमारे सामने है, पढ़ने का कैसे निकाला और आपकी वो जर्नी कैसी रही है एक रीडर की और राइटर तक पहुंचने की? मेरे ख्याल से एक किस्मत की बात है हमारे लिए जो फ़ौज में है कि आमतौर पर ये सोचा जाता है कि फ़ौज में आने के बाद पढ़ाई बंद हो जाती है। हम भी जब फ़ौज में एनडीए ज्वाइन किया था तो सोचा था कि बस अभी फ़ौज में आ गए, अब आगे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी पढ़ाई हम फ़ौज में करते हैं मेरे ख्याल से बहुत कम दूसरे पेशों में की जाती है, क्योंकि हमें अपने आप को एब्रेस्ट रखना पड़ता है जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं। तो नेचुरली हम लोग किताबों के साथ हमारा एक नाता रहा है, और ख़ासकर मैं खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ने का शौकीन हूँ। तो फ़ौज में रहते हुए वक्त मिलता है, क्योंकि कई बार आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई और ज़रिया नहीं होता, ना टीवी होता है, ना फ़ोन का सिग्नल होता है, किताबें आपके साथ होती हैं। तो एक तरीके से ये सिलसिला बन गया जहाँ मेरा इंडिविजुअली पर्सनली किताबों के साथ एक नाता बना। ब्रिगेडियर, एक इसी किताब में मुखबिर में एक चैप्टर है जिसका नाम है इश्क मोहब्बत। उसकी पहली लाइन में ही सप्तपर्णी का जिक्र है। आजकल हम दिल्ली वाले तो इनकी खुशबू में एकदम शराबोर रहते हैं, तो ये सप्तपर्णी का जिक्र वहाँ कश्मीर में बैठे हुए आप कर रहे हैं, किस खास वजह से ये किया? एक्चुअली ये जो जिस कहानी की आपने बात की, इश्क मोहब्बत, इसमें एक इंडियन आर्मी का मेजर है जो एक स्थानीय लड़की से मिलने जाता है निशात बाग में। ये जो लड़की है ये बताना चाहती है कि किस तरीके से कश्मीर में आमतौर पे एक ये जहन में लोगों के है कि दिल्ली की तरफ से कई ऐसी कार्रवाई होती है जो शायद कश्मीर वालों को पसंद नहीं होती। तो वो ये बताना चाहती है, तो वो इसलिए वो सप्तपर्णी का जिक्र करती है कि ये सप्तपर्णी का पेड़ है जो चिनारों के बीच में लगा दिया गया है। और ये सप्तपर्णी जैसा कि आपने बताया कि ये जनरली दिल्ली में पाया जाता है, तो वो एक मेटाफर है कि आपने सप्तपर्णी को चिनारों के बीच में लगा दिया। तो ये मैंने उस टाइम लिखा था, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले ही अखनूर गया था, आजकल मैं उसी इलाके में हूँ। वहाँ पर जब मैं बॉर्डर एरिया के पास जा रहा था सुंदरबनी से जस्ट पहले, तो वहाँ पे एक पहाड़ी पे जब मैं गया तो मुझे एक बड़ा ही मोहक सा पेड़ नज़र आया दूर से, और मैं जब उसके पास गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सप्तपर्णी का पेड़ है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पेड़ जो है मुझे इस बॉर्डर के इलाके में मिलेगा। और तब जो है मुझे दिल्ली की याद आई ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैं महक रहा था, जैसे आपने बताया वो पेड़ ही महक रहा था, और पूरे पहाड़ पर सप्तपर्णी के पेड़ थे। ये दर्शाता है कि कई बार जो आप सोचते हैं वो ऐसे मुकाम पर आपके सामने आ जाता है जो आपने प्रोबेबली एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ब्रिगेडियर, जो आपकी अपनी जिंदगी के अनुभव हैं वहाँ के लोगों के साथ, उन अनुभवों के तार जोड़े, चाहे वो भी सप्तपर्णी हो जो आपने दिल्ली में देखे, फिर आपने कश्मीर में उसको ले जाकर एक कहानी की सेटिंग बनाई। एक लेखक के तौर पर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? सबसे पहले तो जहाँ तक इस किताब का भी आपने जिक्र भी किया, ये जो अनुभव हैं ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये मेरे साथियों के भी अनुभव हैं। और मैंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें जो चरित्रों के नाम हैं वो उन लोगों को मैं डेडिकेट करूं जो मेरे साथ रहे हैं। और एज ए लेखक, जहाँ तक आपका सवाल है कि सबसे चैलेंजिंग क्या रहा, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि खासकर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो मुझे लगता है कि बैलेंस्ड नहीं,
या तो वो एक पहलू को दर्शाता है या फिर वो उसके बिल्कुल विपरीत दूसरे पहलू को दर्शाता है। और मेरा जहाँ तक खुद का नज़रिया है वो ये है कि वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ग्रे है। और इसीलिए इस किताब को लिखते वक्त मुझे लगा कि इसमें ना सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए बल्कि इसमें हर एक उस पहलू का जिक्र होना ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर को एक जटिल स्वरूप देता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप किस तरीके से ऐसे प्लॉट्स को चुने जो आपको सब कुछ ऑफर करें। और दूसरा चैलेंज शायद ये था कि क्योंकि मैं अभी सर्विंग सोल्जर हूँ तो मुझे बड़ा एक ख़ास इस बात पर ख्याल रखना था कि मैं कुछ ऐसा ना लिखूं जिससे हमारे जिसको हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये इस किताब को खासकर लिखते वक्त मेरे लिए ये सबसे बड़े 2 चैलेंज थे। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर यहाँ आने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में। शुक्रिया आपका। लेखक ब्रिगेडियर सुशील तंवर से ये भेंटवार्ता अभी आपने सुनी। भेंटकर्ता थे मनोज माइनकर और नवोदिता। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हमारो देव गोवर्धन रानो, जाकी छत्र छाह हम बैठे, ताकों तजी और को मानो। नीको तृण सुंदर जल नीको, नीको गोधन रहत अघानो। नीको सब ब्रज होत सुखारी, सुरपति कोप कहा पहचानो। खीर खांड घृत भोजन मेवा, ओदन सबल अनुपम आनो। परमानंद गोवर्धन उत्सव, अन्नकोट अलौकिक जानो। गोवर्धन पूजा और अन्नकोट हम सब के लिए शुभ हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, समाजवादी विचारक और विद्वान आचार्य नरेंद्र देव का पाली और प्राकृत साहित्य में योगदान बौद्ध, जैन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। उनके कार्य ने भारतीय धर्म दर्शन और साहित्य की बहुलता की समझ पर गहरा प्रभाव अंकित किया, जिससे भारतीय संस्कृति की परंपरा और समृद्ध हुई है। आने वाली 14 नवंबर को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार समारोह का आयोजन छत्रपति साहू जी महाराज रिसर्च इंस्टीट्यूट, भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ में किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि होंगे सूर्य प्रसाद दीक्षित और पुरस्कार वितरण होगा साहित्य अकादमी अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव और उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा भी समारोह में उपस्थित होंगे। मुक्तिबोध, नागार्जुन, कृष्णचंदर, राजा राव, श्रीलाल शुक्ल, D.R. बेंद्रे के साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।